नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है एक बार फिर योर मनी का ताज़ा तरीन एपिसोड, जहां पर हम करते हैं आपकी शानदार फाइनेंशियल प्लानिंग, उसका A to Z सॉल्यूशन। जो भी सवाल आप हमें पूछते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उन सवालों के जरिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी थोड़ी सी मदद कर पाएं, ताकि आपका निवेश बेहतर से बेहतर रिटर्न कमाए। तो आज भी यही कोशिश होगी, लेकिन चलिए हम आपके सवाल लें, उनके जवाब लें। उससे पहले बता देते हैं कि शो पर आज फोकस क्या रहने वाला है। निवेश की पहली सीढ़ी चढ़ते हुए हम करेंगे आपकी मदद, बताएंगे किन फंड से करें शुरुआत, रिटायरमेंट के लिए कितनी रकम जुटानी होगी, साथ ही बताएंगे क्यों डिविडेंड पे आउट से बेहतर है SWP। और फेसबुक लाइव पर योर मनी से पूछे अपना सवाल, एक्सपर्ट बताएंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की सही दिशा। तो ढेर सारी बातें होंगी आज आपकी निवेश से जुड़ी, आपकी सभी उलझनें सुलझाने की हमारी कोशिश होगी। और इसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में वाइज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के CEO हेमंत रुस्तगी का। सर, बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। तो हेमंत जी, दर्शकों के सवाल आ चुके हैं, फोन लाइन पर भी हमारे दर्शक हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरे मन में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन दिनों हम देख रहे हैं कि आज चौथा दिन था, बाजार ने चौका लगा दिया, तेजी का बढ़िया चल रहा है मार्केट। और हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप जैसे जो थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ था इंडेक्स, वहां पर भी अब बेखरियाली सी दिखने लग गई। तो ऐसे मार्केट में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए विपिन जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इक्विटी मार्केट में जब पैसा लगाते हो, चाहे डायरेक्टली लगाओ चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाओ, आपको ये समझना है कि जो वॉलेटिलिटी है वो एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है। और मार्केट के 3 सेगमेंट है, लार्ज, मिड और स्मॉल। ऐसा कभी होता है कि कभी लार्ज कैप अच्छा करते हैं, कभी मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा करते हैं, या कभी कभी तीनों सेगमेंट अच्छा करते हैं। अगर हम पिछले 1 साल में देखें तो हमने देखा कि काफ़ी समय तक लार्ज कैप की परफॉर्मेंस जो अच्छी थी, मिड और स्मॉल में काफ़ी हद तक हमने देखा करेक्शन हुई। उससे शायद इन्वेस्टर काफ़ी हद तक थोड़े हताश भी हुए, क्योंकि क्या हो रहा था उससे पहले कि ये दोनों सेगमेंट जो स्पेशली स्मॉल कैप बहुत अच्छा कर रहे थे, तो काफ़ी इन्वेस्टर्स ने उसके अंदर पैसा लगाया, क्योंकि वो पीक पे आए थे और पिछले 1 साल में उसमें गिरावट दिखी, तो उनको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी कि हमको रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है। ये जो हमने देखा रिसेंटली बाजार में, ये बताता है एक चीज़ के कभी भी शॉर्ट टर्म को ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना है, आपको अपनी एसेट एलोकेशन बनानी है कि कितना पैसा हमको इक्विटी में डालना है, कितना डेट में डालना है। एक बार आप क्लियर है अपने टाइम होराइजन से, आपने अपना एसेट एलोकेशन बना दिया, उसके अंदर इंश्योर कीजिए कि आप तीनों सेगमेंट में आपका एक्सपोजर सही है। मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए 50% जो है लार्ज कैप में हो, 50% मिड और स्मॉल के अंदर हो। इस तरह का अगर आपने बना दिया, और आप स्पेशली अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको मार्केट के जो उतार चढ़ाव है उससे बिल्कुल घबराना नहीं है। क्योंकि रिटर्न कब बनेगा? रिटर्न तो तब बनेगा जब आप नीचे में इन्वेस्ट करेंगे। ऊपर में इन्वेस्ट करके तो आप रिटर्न बना नहीं सकते। ये लेकिन क्या जब भी मार्केट में हम देखते हैं गिरावट, हम घबरा जाते हैं, और या तो हमें लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, या तो हम बदलाव करते हैं, या फिर हमको लगता है कि पूरा पोर्टफोलियो बदल डालें। ये बिल्कुल नहीं करना है। हम देख रहे हैं, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो पोर्टफोलियो में दिख भी रहा है। तो मुझे लगता है उससे इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जब मार्केट बदलता है तो काफ़ी जल्दी बदलता है। अब हम देख रहे हैं कि FI का पैसा भी आ रहा है, जैसे लग रहा है कि प्रोस्पेक्ट्स है कि NDA फिर से सरकार बना सकती है, चीज़ें बदल रही हैं। जब जैसे ही पॉजिटिविटी आती है तो हर तरह से पॉजिटिविटी आती है, तो और उससे मार्केट का रुख बदलता है। तो आई थिंक इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें, शोर के ऊपर ध्यान ना दें, अपनी एसेट एलोकेशन पे ध्यान दें, एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते रहें। आई थिंक किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा मंत्र है, अगर आप याद रखें तो आप सफल रहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का बड़ा मंत्र यहाँ पर दे दिया। आप घबराएं नहीं, उतार चढ़ाव ये तो मार्केट का हिस्सा ही, और अगर ये उतार चढ़ाव होगा नहीं तो आपका मुनाफा बनेगा कैसे, आपका रिटर्न बनेगा कैसे? और मैंने तो जो मूल बात है वो पकड़ ली है कि 50% आप रखिए लार्ज कैप में और 50% स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर, और निश्चिंत हो जाइए अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपके पैसे बनने ही हैं। चलिए, तो इसी बात के साथ अब शुरू कर देते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। जफर खान साहब आ गए हैं फोन लाइन पर। खान साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या होगा आपका सवाल? सर, मैंने SIP के जरिए मैं हर महीने 24,000 वो कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ जी, और हर साल 1 लाख रुपया लमसम में किसी फंड में डालता हूँ, टैक्स सेविंग फंड में। बहुत बढ़िया। तो मेरा सवाल ये है कि 60 साल की उम्र में मेरे को 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो इज इट पॉसिबल फ्रॉम दिस वे? ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आपका सवाल अच्छा लगा हमें। 45 साल खान साहब की उम्र है इस समय और बढ़िया निवेश कर रहे हैं। थोड़ा बता देता हूं पोर्टफोलियो क्या है। SIPs जो आपके हैं, एक्सिस फोकस 25 में 6,000 रुपये प्रति महीने, मेरे एसेट हाइब्रिड में 6,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 6,000 और पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी में 6,000 रुपये। इसके अलावा जो काम करते हैं कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटीज़ में हर साल
1 लाख रुपया एक मुश्त डालते हैं, यानी कुछ SIPs कर रखी है आपने और साथ में एक बड़ी रकम भी आप साथ में डालते हैं। अब 60 साल की उम्र में आपको चाहिए 2 करोड़ रुपए, यानी 45 के आप हों, 15 साल का वक्त यहाँ और बचा है। सर, जो फिलहाल इन्होंने निवेश किए हैं, क्या जो लक्ष्य है उसे पाने के लिए पर्याप्त हैं? आई थिंक विपिन जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले मैं कहूँ, इन्होंने जो सही तरीका है वो सही अपनाया है। टाइम होराइजन बहुत क्लियर है, गोल बनाया हुआ है कि इतना पैसा हमको चाहिए। 3 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15 साल और है, तो टोटल उनका 18 साल का टाइम होराइजन था। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर पैसा जो है इक्विटी में है, लमसम भी कर रहे हैं, सिस्टमैटिक भी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कभी कभी बाजार में क्या होता है, एक डायरेक्शन में अगर बाजार जा रहा है तो जो लमसम है वो आपको SIP से ज्यादा रिटर्न देता है। गिरावट के टाइम जब SIP से इन्वेस्ट करते हो तो आपकी एवरेजिंग होती है, और क्योंकि हर साल ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां भी इनकी एवरेजिंग हो रही है। तो मुझे लगता है एज ए कॉम्बिनेशन, एज ए स्ट्रैटेजी इन्होंने बिल्कुल सही किया है। अब देखते हैं इनका टारगेट पूरा होता है कि नहीं। पहले हम देखते हैं कि उन्होंने 1 लाख रुपए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हर साल ELSS में, कोई भी ELSS हो, अभी तो शायद एक्सेस लॉन्ग टर्म है, 1 लाख हर साल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अगले 15 साल तक, तो 12% अगर मैं रिटर्न मान के चलूं एनुअलाइज यहाँ पे, तो इनका ये जो है 60 लाख का कॉर्पस बनेगा, सिर्फ जो लमसम इन्वेस्टमेंट है। बाकी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 24,000 रुपये SIP से, फिर से क्योंकि लंबा समय 15 साल और है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 12% का रिटर्न इनको मिले तो करीब 1 करोड़ 80 लाख का इनका कॉर्पस बनेगा। तो कुल मिला के अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन, फंड उनके अच्छे हैं ब्रॉडली, जैसा मैंने कहा 2 करोड़ 40 लाख का कॉर्पस इनको बनेगा। एक ही चेंज मैं इनको बता रहा हूँ कि पोर्टफोलियो में, क्योंकि लंबा समय इनके पास फंड सारे अच्छे हैं, अपनी अपनी कैटेगरी के सारे अच्छे फंड इनके पास। एक मिराई एसेट हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड में क्या होता है, 30-40% जो है वो डेट में रहता है। इतने लंबे समय के लिए मुझे लगता नहीं कि उनको डेट में होना चाहिए। एक तरह के फंड इनकी जो कमी है, मिड कैप फंड है इनके पास, एक स्मॉल कैप फंड नहीं है। जैसे हमने पहले बात की थी कि सारे सेगमेंट में एक्सपोजर आपका होना चाहिए, तो उसकी जगह में अगर आप एक HDFC स्मॉल कैप या L&T इमर्जिंग बिजनेस है, इनमें से एक फंड ले लें तो स्मॉल कैप में एक्सपोजर होगा, मिड कैप में एक्सपोजर होगा और लार्ज कैप में एक्सपोजर होगा। तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो कंप्लीट होगा, और ये अगर अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें, जो इनका कमिटेड टाइम होराइजन है, तो इनके लक्ष्य से कहीं ज़्यादा ये पैसा बना पाएंगे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि शुरुआत उन्होंने कर दी अच्छी, जैसे जैसे इनकम बढ़े उसके अंदर आप एडिशन करते जाइए। कभी कभी हमको लगता है कि 2 करोड़ का टारगेट है, शायद बहुत रहेगा, आपको बोलना मुश्किल है इस समय कितना बहुत रहेगा, तो बजाय उसके ऊपर डिपेंड करें आप। अगर आपके में क्षमता है धीरे धीरे बढ़ाने की तो बढ़ाते रहिए, कॉर्पस जो है कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। खान साहब, बहुत बधाई आपको, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा ऑन ट्रैक है। थोड़ा बहुत जो बदलाव है वो बता दिया यहाँ पे सर ने आपको, और आप तो अपने लक्ष्य से आगे ही इनफैक्ट जाएंगे, लेकिन जैसा कह रहे हैं कि ज़रूरत का कुछ पता ठिकाना नहीं होता, कितनी लग जाए, और अगर ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वक्त पे ये निवेश बढ़ा पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा सर मेरा सवाल यहाँ पर है कि मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में एक आई उत्सुकता कि ये जो लमसम ये लगा रहे हैं, मान लीजिए कोई इसी स्ट्रैटेजी पे चलता है, तो ये लमसम अमाउंट लगाने का कोई टाइमिंग होगा, या जब आपके पास पैसा है आप तब लगा सकते हैं? नहीं, एक्चुअली ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है। हमने एक स्टडी की थी, हमने देखा कि हमने क्या किया, हमने मार्केट का पीक लिया हर साल। पिछले 10-15 साल की स्टडी की हमने, कि मान लीजिए आपने लमसम इन्वेस्टमेंट जो है वो पीक पे की, और SIP आपने साल के दौरान की, तब भी हमारे रिटर्न कहीं ज्यादा अच्छे थे। क्योंकि होता क्या है, एवरेजिंग तो कहीं ना कहीं होती है, वो जो पीक लेवल है वो खुद नीचे आ जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, तो एवरेजिंग आपकी होती है। ऐसा कोई टाइम करने की जरूरत नहीं है। टाइमिंग में प्रॉब्लम क्या है, जब भी आप टाइमिंग करने जाओगे, कभी आपको लगेगा बाजार बहुत ऊपर चला गया, कभी आपको लगेगा नीचे है, और नीचे है हम इंतजार करते हैं बाजार को नीचे आने की। जब वो नीचे आता है तो हमको लगता है और नीचे जाए और नीचे जाए, और जब नीचे नहीं जाके सडनली वो ऊपर चला जाता है तो फिर हम एक ऊंचे लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं। तो आई थिंक वो नहीं करना है आपको। जैसे अभी ELSS के लिए कर रहे हैं तो एक डेट चुन सकते हैं कि भाई साल के शुरुआत में करना है या बीच में करना है, कभी भी करें। और क्योंकि सिस्टमैटिक जो है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 24,000 की जब आप कर रहे हो SIP, तो करीब 2,80,000 रुपए आप तकरीबन आप एक साल में डाल रहे हो, तो 1 लाख लमसम और 280 सिस्टमैटिक, तो एवरेजिंग जो है काफी अच्छे तरीके से हो जाएगी। चलिए, तो बढ़िया है, कोई टाइम करने की जरूरत नहीं है, कोई नीचे ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। ELSS का फायदा भी आपको अपनी जगह मिल ही रहा है, तो बढ़िया है, अच्छा है। खान साहब की तरह अगर और लोग भी अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी ही रख रहे हैं, थोड़ा सा लमसम, थोड़ा सा SIP के जरिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ क्या बदलाव है वो यहाँ पे बता दिए गए। चलिए फटाफट अगली क्वेरी की तरफ चल लेते हैं। ये है धनंजय साहब, हमसे फोन पर देहरादून से जुड़ना चाह रहे हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आप? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरे को यह मालूम करना था कि अभी जैसे मेरी जो प्लानिंग चल रही है वो अगले 20 से 25 साल में मेरे को 20 से 25 करोड़ रुपए तक जमा करने की सोच रहा हूँ। ओके। इस समय मेरी मंथली इनकम 2 से 2.5 लाख रुपए है। ओके।
और मैं 1 से 1.25 लाख रुपए तक मैं महीने का सेव कर सकता हूँ या इन्वेस्ट कर सकता हूँ कहीं पे। ओके, तो मैं ये पूछ रहा था कि किस किस फंड में लगाना है। तो क्या कोई शुरुआत आप ऑलरेडी कर चुके हैं या बिल्कुल एकदम ताजी शुरुआत करनी? मार्केट में इन्वेस्टर भी हूँ, मेरे पास रिलायंस एचडीएफसी वगैरह के शेयर हैं मेरे पास। अच्छा, ओके, आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन 40 लाख का मेरा पोर्टफोलियो है, उसका भी अलग ही। चलिए बढ़िया है। तो आपके पास डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू 30-40 लाख का पोर्टफोलियो है, लेकिन अब आप लाख सवा लाख रुपया मंथ का डाल सकते हैं और 20 करोड़, ये 20 के ऊपर है जो ये टारगेट करना चाहते हैं। सर क्या सलाह रहेगी इनके लिए? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनका टाइम होराइजन 25 साल। तकरीबन क्या होता है जब आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद हर 5 साल के बाद अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलें तो आपका पैसा डबल होता है। तो उस समय पे ये लंबा होराइजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमेशा कहते हैं जितना जल्दी शुरुआत करोगे उतना फायदा होगा। इनके केस में इनके पास 25 साल का समय है और फिर से मैं अगर 12% का रिटर्न मान के चलूँ तो 1,05,000 रुपए इनको हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इनकी क्षमता है 1 से 1.25 लाख इन्वेस्ट करने की, तो मुझे लगता नहीं कि उनको इन्वेस्टमेंट अमाउंट में कोई प्रॉब्लम है, समय इनके पास काफी है। हाँ, ये 25 साल इनको बहुत बार टेस्ट करेंगे अप्स एंड डाउन के हिसाब से। इनको उसके ऊपर बने रहना है। अगर आप बने रहेंगे तो आप डेफिनेटली अपने टारगेट से कहीं ज्यादा पैसा बना पाएंगे। जहां तक फंड्स का सवाल है, आपका जो ब्रेड एंड बटर, जो कोर है पोर्टफोलियो, वो आपका होना चाहिए मल्टी कैप फंड। जैसे हमने पहले बात की, 50% पैसा आपका वहां पे चाहिए। तो एक कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है, काफी अच्छा फंड है मल्टी कैप कैटेगरी में, वो देख सकते हैं। मिराई एसेट इक्विटी फंड है, अगेन दोनों के दोनों लार्ज कैप ओरिएंटेड मल्टी कैप फंड हैं, ज्यादा पैसा जो है लार्ज कैप में है। उसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा था, एक मिड कैप फंड होना चाहिए, एक्सेस मिड कैप फंड देख सकते हैं, और एक स्मॉल कैप फंड L&T इमर्जिंग बिजनेस। ये 4 फंड में अपना पैसा लगाएं। जो हमने पहले बात की थी एलोकेशन 50-50% वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे मैंने कहा, अपना डिसिप्लिन बना के रखिए 25 साल तक। और पहले भी जैसा मैंने कहा था, कोशिश करिए कि अगर ये पैसा भी आप बढ़ा सकें, क्योंकि ऐसा नहीं कि इनकी इनकम जो है वो 24 लाख से ऊपर बढ़ेगी नहीं। अगर वो बढ़ेगी तो डेफिनेटली कुछ परसेंटेज जो है इन्वेस्टमेंट में बढ़ाते रहे। राइट, चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए तो साहब बहुत बधाई आपको धनंजय जी, बढ़िया, आपने अच्छी शुरुआत की है, वक्त से पहले या वक्त पे शुरुआत की है, तो आपको इसके फायदे मिलेंगे, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। उसके लिए क्या करना है वो हेमंत जी ने आपको बता दिया है। इससे पहले कि सर मैं ब्रेक लूँ, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब मैं उसका चाहूँगा, वो ये कि 20-25 साल ऐसे लंबे लंबे होराइजन, तो आप तो लोगों से मिलते जुलते हैं, लोग आपके पास अपने पोर्टफोलियो बनवाते हैं, कितने लोग होते हैं, कितना परसेंटेज होता है जो इतना लंबा डिसिप्लिन फॉलो कर पाते हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप सही प्रोसेस फॉलो करें तो ये पॉसिबल है। जैसे हम बोलते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने बच्चों की एजुकेशन का गोल हो गया, अब उसको आप बंद करने से पहले 10 बार सोचोगे, आप बच्चों के भविष्य से खेल रहे हो। आपके रिटायरमेंट का गोल है, उससे जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाई 25 साल के लिए, तो आपको पता है कि आप कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टमेंट से रिस्क ले रहे हो। अगर इन्वेस्टमेंट को अपने गोल से अलाइन कर दो तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं तो एक्चुअली लोग कर पाते हैं ऐसा? बिल्कुल कर रहे हैं। इनफैक्ट हम ये देख रहे हैं, बड़ी खुशी होती है ऐसे देखे कि वो नया ट्रेंड जो आ रहा है, यंगस्टर्स भी और जो और लोग हैं, मैच्योर लोग जो समझते हैं अभी कि उनको पैसा बनाना जरूरी है, वो कोशिश पूरी करते हैं कि उस पर बने रहे। हाँ, घबराहट होती है, हाँ घबराहट है, और जीवन है, बहुत सारी मेहनत का पैसा है, जब ऊपर नीचे देखते हो तो घबराहट होती है, लेकिन क्योंकि गोल से फिक्स है, मैंने कहा वो उनके लिए मुश्किल होता है उसको बंद करना, क्योंकि जब भी आप बंद करने का सोचते हैं, आप पता है आप बच्चे के फ्यूचर से कंप्रोमाइज कर रहे हो या अपने रिटायरमेंट से कंप्रोमाइज कर रहे हो, तो उसको फिर थोड़ा सा वो एक उनको हिम्मत देता है और ये फोकस बना रहता है कि वो इन्वेस्टमेंट को चालू रखे। तो ये सवाल मैंने आप ही लोगों के लिए पूछा है हेमंत जी से कि अक्सर हम देखते हैं कि हम शुरुआत तो बहुत अच्छी कर देते हैं उत्साह में, लेकिन ये लंबा समय होता है, बीच में या तो घबरा जाते हैं, कई बार थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तमाम चीजें होती हैं, ध्यान देना बंद कर देते हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना, गोल बनाइए, उनके साथ अटैच कर दीजिए इन्वेस्टमेंट को, वो गोल आपको हमेशा जागरूक रखेंगे, जैसा हेमंत जी कह रहे हैं, फिर आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए हैं गिरिराज जाट साहब राजस्थान से, अपना सवाल लेकर हेमंत जी से हम सलाह लेंगे उस पर। तो गिरिराज जी क्या पूछना चाहेंगे आप? सर मुझे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से क्वेश्चन करना था। जरूर बताएं। मैं चाह रहा हूँ मैं लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करूँ या एसआईपी मेरे लिए बेस्ट रहेगा? अच्छा, तो इससे पहले गिरिराज जी कोई इस तरह का निवेश आपने किया है या कुछ करते रहे हैं बचत के तौर पे? बचत के तौर पे सर LIC है। अच्छा, बाकी इस तरीके से कभी म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी में? टर्म प्लान ले रखा पर्सनल, बाकी इन्वेस्टमेंट का कुछ कभी नहीं किया। चलिए ठीक है, टर्म प्लान ले रखा है, LIC है, बढ़िया बात है, आपने अपने परिवार की और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखा, लेकिन अब आप निवेश भी करना चाहते हैं। तो सर शुरुआत करना चाहते हैं, फिलहाल 34 साल की इनकी उम्र है, क्या सलाह देंगे हम इन्हें? सबसे पहले तो इन्होंने इशू रेज किया, वो एड्रेस करता हूँ कि लमसम अच्छा है कि सिस्टमैटिक अच्छा है। दोनों ही अच्छे हैं, जैसे हमने पहले बात की, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी आप क्या कर सकते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास लमसम नहीं है तो आपके पास कोई और चारा नहीं है बजाय इसके कि आप SIP से इन्वेस्ट करें। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना है कि आपके पास लमसम इन्वेस्ट करने को है या नहीं। अगर है
तो मेरा ये मानना है कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल सही रहेगा। इन्होंने कहा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म अच्छा है, जैसे हमने पहले बात की इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म को भी थोड़ा डिफाइन करें। जैसे आपने सही सवाल उठाया था कि ये 15-20 साल के जब इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे बने रहें। अगर वो टाइम होराइजन नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होता है वॉलेटिलिटी को टैकल करना। लॉन्ग टर्म 5 साल भी हो सकता है, 15, 20, 25 भी हो सकता है। तो आई थिंक एक टाइम होराइजन बनाएंगे तो उनको फोकस पे रखेगा। अगर मैं फंड की बात करूं तो मैं चाहूंगा कि एक मल्टी कैप फंड लेने, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप की हमने पहले बात की यहाँ पे, और एक मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप जो लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन है। तो दोनों में लार्ज कैप और मिड कैप का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों फंड्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छी, काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। नए इन्वेस्टर हैं आप, पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा इक्विटी से फेमिलियर हो जाइए, फिर आगे जाके कोई मीडिया स्मॉल कैप को आप ऐड कर सकते हैं जो अपना अमाउंट बढ़ाएं। लेकिन अभी जो है ऐसे फंड में जाइए जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। तो ये दोनों फंड से अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। राइट, तो ये 2 फंड शुरुआत कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और उम्मीद करते हैं कि आप एक बार निवेश करना शुरू करेंगे और जब आपको अच्छे रिटर्न्स दिखाई देंगे तो आपको शायद और प्रेरणा मिलेगी निवेश को बढ़ाने की। बस ये है कि परिस्थितियों से और मार्केट से के उतार चढ़ाव से घबराइएगा मत, लंबे समय के लिए निवेशित रहिएगा, रिटर्न अपने आप आ जाएगा। चलिए फटाफट एक सवाल हम ले लेते हैं जो हमारे पास आया। कोलकाता से सुमित का सवाल है और ये ईमेल के जरिए हमें मिला है। सीनियर सिटीजन है, रिटायरमेंट कॉर्पस का निवेश उनका है। तो सेविंग स्कीम्स में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 15 लाख, LIC वय वंदना में 15 लाख, HDFC एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी, ABSL हाइब्रिड इक्विटी 95 और ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट, ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50, कुछ रकम लिक्विड फंड और बचत खाते में। अब यह है कि नवंबर से दिसंबर के बीच निवेश किया और अगले 5 साल तक निवेश बनाए रखेंगे। 5 साल बाद SWP के जरिए रकम निकालेंगे। तो क्या ये रणनीति सही है और क्या चुने हुए फंड सही हैं? समय थोड़ा सा कम रहेगा शायद हमारे पास, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इनकी तकलीफ का जवाब दें। आई थिंक इनका जो सवाल है SWP वो जाहिर सी बात है वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। इनके पास 4 फंड है, इन्होंने कहा 3 बैलेंस फंड है जिनको बैलेंस फंड कैटेगरी बोलते हैं और एक इंडेक्स फंड है। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से इनकम बनाना 5 साल के बाद मुझे लगता है काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है। उसमें होता क्या है कि आप एक मार्केटिंग प्रोडक्ट में होते हुए भी आप डेफिनेट पैसा आप हर महीने ले सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, जब आप डिविडेंड लेते हो तो उसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है 10%। यहाँ पे क्योंकि आप पैसा निकालते हो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से, आपको कैपिटल गेन लगता है और 1 लाख तक का कैपिटल गेन जो है वो टैक्स फ्री है। तो अगर आपका अमाउंट उससे कम है तो आपने जो 10% सीधा जो टैक्स में आपको बचत होती है वो आपको बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये डिविडेंड ऊपर नीचे हो सकता है। आप क्योंकि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में फिक्स अमाउंट निकालते हो तो आपको पैसे में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कितना पैसा आया। हाँ, फंड की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन आपका डिविडेंड जो पैसा हर महीने आता है आपको वो बदलेगा नहीं। तो आई थिंक मुझे लगता है काफी अच्छी स्ट्रेटजी है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से निकलने की, टैक्स एफिशिएंट भी है और ओवरऑल मुझे लगता है काफी एफिशिएंट स्ट्रेटजी है। चलिए, तो सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, थम्स अप मिल गया है यहाँ पर हेमंत जी की तरफ से। तो हम आपको यहाँ पर शुभकामनाएं देते हैं और सीनियर सिटीजन है आप, तो हम चाहेंगे कि आपका निवेश सबसे ज्यादा सुरक्षित रहे। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम आपसे आज के लिए इजाज़त लें। जाने से पहले हेमंत जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और आपसे हमेशा की तरह यही निवेदन कि आप ईमेल के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा दें। फेसबुक लाइव भी एक जरिया है जहां आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके निवेश को बेहतर बनाएं, उसे बढ़ाएं और सुरक्षित रखें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।